हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि अपने पिछली क्लास में देखा था। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मयूर इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा था व्यवस्थापिका के बारे में, सरकार के अंगों में व्यवस्थापिका का अंग पूर्ण हो गया। आज हम जिस अंग की बात करेंगे वो है कार्यपालिका। दूसरा नंबर का अंग है कार्यपालिका। तो आज हम पढ़ेंगे संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका। देखो, संघीय कार्यपालिका का वर्णन संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक वर्णन है। संघीय कार्यपालिका का वर्णन संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक वर्णित है। अर्थात संविधान का भाग 5 और अनुच्छेद 52 से 78 तक जो वर्णन है वह है संघीय कार्यपालिका। अब बात आती है कि संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं। संघीय कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति, जिसका वर्णन अनुच्छेद 52 में वर्णित है। उसके बाद आता है उपराष्ट्रपति, जिसका वर्णन अनुच्छेद 63 में वर्णित है। उसके बाद प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 74-75 में है। उसके बाद महान्यायवादी, जिसका वर्णन अनुच्छेद 76 में है। तो संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद होता है और महान्यायवादी। बात करें हम संघीय कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। दैट इज क्लियर। अब बात करते हैं कि कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं। बात करते हैं कार्यपालिका के कितने प्रकार हैं। तो सामान्य रूप से कार्यपालिका के 4 प्रकार हैं। इसका पहला प्रकार है नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका किसे कहते हैं? नाम मात्र की कार्यपालिका से तात्पर्य हमारा यह है कि संविधान के द्वारा समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसी एक पदाधिकारी के अधीन कर देना ही नाम मात्र की कार्यपालिका कहलाती है। अर्थात समस्त प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की गई है
किसी एक पदाधिकारी को संविधान के द्वारा समस्त शक्तियां प्रदान की गई हो, उसे नाम मात्र की कार्यपालिका कहते हैं। लेकिन व्यवहार में वह समस्त शक्तियों का प्रयोग अकेले न करके, अपने स्वविवेक से न करके, किसी की सहायता से करता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इसका जो प्रमुख होता है वो राज करता है, शासन नहीं। जैसे एक होता है राष्ट्राध्यक्ष, एक होता है शासनाध्यक्ष, एक होता है राष्ट्राध्यक्ष, एक होता है शासनाध्यक्ष। राष्ट्राध्यक्ष होता है राष्ट्रपति और शासनाध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद। समझ में आ गया? राष्ट्राध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, शासनाध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद। तो हम बात करते हैं नाम मात्र की, कि एक पदाधिकारी के अधीन समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है, लेकिन वह अपने स्वविवेक से कोई भी निर्णय नहीं कर सकता। अर्थात उसको सलाह व सहायता किसी न किसी की लेनी पड़ती है। अर्थात राष्ट्राध्यक्ष राज कर सकता है और शासनाध्यक्ष शासन करता है। इसका अच्छा उदाहरण जैसे ब्रिटेन का सम्राट और भारत का राष्ट्रपति। ब्रिटेन का सम्राट या राजा जो होता है वह एक नाम मात्र का प्रमुख होता है कार्यपालिका का। उसी प्रकार भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह भी कार्यपालिका का नाम मात्र का होता है। जैसे वास्तविक जो कार्यपालिका शक्तियां होती है वह प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद के अधीन होती है, चाहे ब्रिटेन में ले लो चाहे भारत में ले लो। दैट इज क्लियर। अब बात करते हैं वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका की बात हो गई, अब बात करते हैं वास्तविक कार्यपालिका की। वास्तविक कार्यपालिका संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संविधान द्वारा नाम मात्र की कार्यपालिका में जो प्रशासनिक शक्तियां प्रदान की जाती है, व्यवहार में इस शक्ति का प्रयोग जिन पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है उसे वास्तविक कार्यपालिका कहा जाता है। अर्थात नाम मात्र की कार्यपालिका एक संवैधानिक प्रमुख को अपनी कार्यभार संभालता है और वास्तविक जो कार्यपालिका होती है वह शासन का अंतिम निर्णय या शासन का जो भी कार्य होता है वो संभालती है। दैट इज क्लियर। जैसे ब्रिटेन व भारत की मंत्री परिषद, यह व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ संसदीय शासन व्यवस्था में ही होगी। किसमें होगी? संसदीय शासन व्यवस्था में ही होगी। दैट इज क्लियर। तो नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका समझ में आ गई। नाम मात्र की कार्यपालिका वह होती है जिसमें संविधान के द्वारा किसी पदाधिकारी को समस्त शक्तियां प्राप्त हो, लेकिन वह अपने स्वविवेक से उन शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता। जैसे
जैसे राजा का कार्य है राज करना और शासन, और राजा का कार्य है राज करना, शासन नहीं। और वैसे ही वास्तविक कार्यपालिका संसदीय शासन व्यवस्था में पाई जाती है, जो किसमें पाई जाती है? मंत्री परिषद में निहित होती है। जो भी कार्य करती है वह कौन करती है? मंत्री परिषद। राष्ट्रपति या जो राजा होता है या राष्ट्र अध्यक्ष होता है वह सिर्फ होता है नाम मात्र का। वास्तविक शक्तियां किसमें पाई जाएगी? प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद में। दैट इज क्लियर। चलो अगला जो पॉइंट है दूसरा वो देखते हैं। पॉइंट है एकल व बहुल कार्यपालिका। एकल व बहुल कार्यपालिका। बात करते हैं एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका के अंतर्गत निर्णयात्मक और अंतिम रूप से कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसी एक व्यक्ति के अधीन होती है। किसी एक व्यक्ति के अधीन होती है। प्रशासन संबंध की सुविधा के लिए कार्यपालिका का विभाजन करना अनिवार्य होता है। अर्थात एकल कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसी एक व्यक्ति में निहित होती है। किसी एक व्यक्ति में निहित होती है, लेकिन इनके कार्यों में विस्तार करने या इनके कार्यों का बंटवारा करने के लिए कार्यों का विभाजन करना होता है। अर्थात समस्त शक्तियां किसी एक व्यक्ति के अधीन होती है। अर्थात जैसे राष्ट्रपति, बात करें भारत की तो भारत की कार्यपालिका की समस्त शक्तियों का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 यह कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के अधीन होंगी। किसके अधीन होंगी? राष्ट्रपति के अधीन होंगी। हालांकि कार्यपालिका का विभाजन जरूर किया जाता है। हालांकि कार्यपालिका का विभाजन जरूर किया जाता है। तो हम यह कह सकते हैं कि कार्यपालिका की एकल कार्यपालिका में समस्त शक्तियां एक व्यक्ति के अधीन रहती है। अर्थात उन शक्तियों का स्वामित्व या उत्तरदायित्व किसी एक व्यक्ति के अधीन होता है, लेकिन अपने कार्यों में सहायता व सलाह के लिए अन्य मंत्रियों या अन्य व्यक्तियों को भी रखता है। जैसे ऐसी कार्यपालिका पाई जाती है अमेरिका, ब्रिटेन, भारत आदि में मान सकते हो। अमेरिका, ब्रिटेन, भारत आदि देशों में एकल कार्यपालिका पाई जाती है। अर्थात एकल कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसी एक व्यक्ति के अधीन रहती है। किसी एक व्यक्ति के अधीन रहती है। दैट इज क्लियर। आगे चलते हैं, बात करते हैं बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका का अर्थ होता है कार्यपालिका की समस्त शक्तियां एक व्यक्ति के अधीन न होके अनेक व्यक्तियों में विभाजित हो। क्या हो? विभाजित हो।
ऐसी कार्यपालिका को हम बहुल कार्यपालिका कहते हैं। जैसे इसका अच्छा उदाहरण है स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड और रूस। इससे पहले अगर हम बात करते तो एथेंस, एथेंस और स्पार्टा, एथेंस और स्पार्टा में बहुल कार्यपालिका थी, अर्थात शासन का अध्यक्ष एक न होके अनेक हुआ करते थे। वो पहले था एथेंस और स्पार्टा में, वर्तमान में है स्विट्जरलैंड और रूस में। जैसे हम बात करें स्विट्जरलैंड की, तो स्विट्जरलैंड में राष्ट्राध्यक्ष या कार्यपालिका का अध्यक्ष होते हैं 7 सदस्य। 7 सदस्यों की एक इकाई होती है। क्या होती है? इकाई होती है। इन 7 सदस्यों का कार्यकाल प्रत्येक का एक वर्ष होता है, अर्थात एक व्यक्ति का कार्यकाल होगा 1 वर्ष, फिर उसका कार्यकाल जैसे पूर्ण होता है तो दूसरा व्यक्ति उस गद्दी पर बैठ जाता है, फिर तीसरा, ऐसे क्रम चलता रहता है और 7 वर्ष तक वो 7 अध्यक्ष रहते हैं, प्रत्येक एक वर्ष। तो स्विट्जरलैंड की कार्यपालिका की अवधि होती है 7 वर्ष। वैसे ही फ्रांस में भी 7 वर्ष की कार्यपालिका का निर्वाचन होता है। दैट इज क्लियर। बहुल कार्यपालिका वह कार्यपालिका कहलाती है जिसमें शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष एक न होके अनेक होते हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां एक व्यक्ति के अधीन न होकर अनेक व्यक्तियों के अधीन रहती है। जैसे पहले एथेंस और स्पार्टा में बहुल कार्यपालिका थी, उसके बाद में वर्तमान की स्थिति देखें तो स्विट्जरलैंड और रूस में बहुल कार्यपालिका पाई जाती है। स्विट्जरलैंड में 7 राष्ट्रपति होते हैं, अर्थात कार्यपालिका का अध्यक्ष कितने होते हैं? 7, और उन 7 का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। दैट इज क्लियर। आगे चलते हैं। तीसरा जो पॉइंट है वह है संसदात्मक व अध्यक्षात्मक। तीसरा जो पॉइंट है वह है संसदात्मक व अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। संसदात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? संसदीय कार्यपालिका का निर्माण व्यवस्थापिका में से होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था का चुनाव या निर्वाचन व्यवस्थापिका या संसद में से होता है। किसमें होता है? व्यवस्थापिका या संसद में से होता है। इस व्यवस्था में मंत्रिमंडल ही कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। कौन होता है? मंत्रिमंडल ही वास्तविक प्रमुख होता है। मंत्रिमंडल ही वास्तविक प्रमुख होता है। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्री व्यवस्थापिका में से चुनकर आते हैं, अर्थात संसद में से चुनकर आते हैं, और मंत्रिमंडल ही इसका वास्तविक प्रमुख होती है। अर्थात मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री हम ले सकते हैं।
ऐसी व्यवस्था पाई जाती है ब्रिटेन जैसे ब्रिटेन, भारत, जापान, कनाडा आदि देशों में संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत जो भी वास्तविक प्रमुख होते हैं कार्यपालिका के, वो किसमें होते हैं? मंत्रिमंडल में। किसमें होते हैं? मंत्रिमंडल में। दैट इज क्लियर। अब बात करते हैं हम अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति के अधीन होती है। किसके अधीन होती है? राष्ट्रपति के अधीन होती है। अधीन होती है। कोई भी मंत्री व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। उत्तरदायी नहीं होता, अर्थात राष्ट्रपति के बिल्कुल विपरीत रहता है। व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं रहता। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि इसका अच्छा उदाहरण लेते हैं अमेरिका। इसका अच्छा उदाहरण है अमेरिका। अमेरिका में कार्यपालिका की नाम मात्र की व वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति के अधीन ही होती हैं। किसके अधीन रहती है? राष्ट्रपति के अधीन। और जो भी मंत्री होते हैं वह व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी या जवाबदेही नहीं होते। वो जवाबदेही होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। और राष्ट्रपति चाहे तो व्यवस्थापिका में से अपनी मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकता है और न चाहे तो अपनी मनपसंद से भी मंत्री रख सकता है। लेकिन ऐसी व्यवस्था संसदात्मक शासन व्यवस्था में नहीं होती। इसमें जो भी मंत्री होते हैं, इसमें मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? व्यवस्थापिका के प्रति। कहने का मतलब है कि व्यवस्थापिका में से ही राष्ट्रपति को अपने मंत्री परिषद में मंत्रियों की नियुक्ति करनी होती है। और उन मंत्रियों की अनुशंसा कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री। जिस व्यक्ति की अनुशंसा प्रधानमंत्री करेगा, राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका के विस्तार में उसी व्यक्ति को मंत्री पद देगा। लेकिन भारत के जस्ट विपरीत अमेरिका की कार्यपालिका है। भारत में तो मंत्रियों की नियुक्ति व्यवस्थापिका में से की जाती है, जबकि अमेरिका में मंत्रियों की नियुक्ति व्यवस्थापिका में से न करके राष्ट्रपति अपने मनपसंद के व्यक्ति को मंत्री पद की शपथ दिलाता है और मंत्री पद पर नियुक्त करता है। दैट इज क्लियर। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का अगर और उदाहरण ले, अमेरिका, पाकिस्तान, फिलीपीन आदि, और हम बात करें ब्राजील आदि देशों में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। संसदात्मक व्यवस्था आपको पता है, भारत, ब्रिटेन, जापान, कनाडा आदि देशों में संसदात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है अमेरिका, पाकिस्तान, फिलीपीन और ब्राजील में। दैट इज क्लियर। चौथा जो पॉइंट है वह है
पैतृक व निर्वाचित कार्यपालिका। देखो, पैतृक कार्यपालिका, वह पैतृक कार्यपालिका से हमारा तात्पर्य उस कार्यपालिका से है जिसमें राजा का बेटा या उत्तराधिकारी ही गद्दी पर बैठेगा। अर्थात राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र या उसका उत्तराधिकारी ही राजगद्दी पर बैठेगा, अर्थात वंशानुगत कार्यपालिका हम इसे बोल सकते हैं। ऐसी व्यवस्था पाई जाती है ब्रिटेन। किसमें पाई जाती है? ब्रिटेन, नॉर्वे, डेनमार्क, ब्रिटेन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन आदि देशों में पैतृक कार्यपालिका पाई जाती है, जिसमें राजा की मृत्यु होने के बाद उसका बेटा या उसका उत्तराधिकारी ही राजगद्दी पर या शासन करेगा। वैसे ही निर्वाचित कार्यपालिका दो प्रकार की होती है। एक होती है प्रत्यक्ष, एक होती है अप्रत्यक्ष। कार्यपालिका अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से किया, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाए उसे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहते हैं, और अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का निर्वाचन करवाना अप्रत्यक्ष कार्यपालिका कहलाती है। जैसे वर्तमान की स्थिति में देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है। हालांकि संविधान में, अगर संविधान की दृष्टि से बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति का निर्वाचन भी अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है। कैसे होता है? जैसे इसमें जनता डायरेक्ट अपना मतदान राष्ट्रपति को देती है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति की बात करें हम वर्तमान में, तो इसके अध्यक्ष का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, और भारत की बात करें, भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो उसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अर्थात इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनता एक मीडिएटर को वोट देती है, अर्थात एक निर्वाचक मंडल को वोट देती है। किसे? निर्वाचक मंडल को अपना मत देती है। जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति को मत न देके एक निर्वाचक मंडल को अपना मत देती है, और यह निर्वाचक मंडल फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। दैट इज क्लियर। चलो, कार्यपालिका के प्रकार के बारे में बात हो गई है, तो एक बार फिर हम इसे रिपीट करते हैं कि संघीय कार्यपालिका का वर्णन संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक वर्णित है, और संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद
और महान्यायवादी सम्मिलित होते हैं। इसमें पहला प्रकार है नाममात्र की व वास्तविक कार्यपालिका। इसका तात्पर्य उस पदाधिकारी से होता है जिसे संविधान के अनुसार या संविधान के द्वारा समस्त कार्यपालिका की या समस्त शक्तियां प्रदान की गई है। जैसे भारत के राष्ट्रपति को या हम नाममात्र की कार्यपालिका या इसे हम संवैधानिक कार्यपालिका भी बोल सकते हैं, क्योंकि समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसी एक पदाधिकारी को सौंप दी जाती है, लेकिन वह समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं करता है, लेकिन स्वविवेक से कोई भी अंतिम निर्णय नहीं ले सकता। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।